आधी रात को एक लड़की को उसका पड़ोसी अगवा कर लेता है। जब वो दरिंदा जाने वाला होता है तभी सारा का फोन बज उठता है। वो आदमी फोन निकालता है और देखता है कि उसकी माँ का फोन है। वो तुरंत फोन काट देता है और लड़की को धमकाता है कि वो आज की बात किसी को न बताए। ये कहते हुए उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा ख्याल आता है। वो अपना चश्मा साफ कर ही रहा होता है कि तभी सारा की माँ की आवाज आती है। लड़की की आंखों से मायूसी के आंसू बहने लगते हैं। अभी अभी जो खौफनाक दरिंदगी उसके साथ हुई थी उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस दरिंदे को अपनी माँ को छूने नहीं दे सकती थी। सारा हिम्मत जुटाती है और घास में पड़ी एक पत्थर उठा लेती है। फिर वो पागलों की तरह उस आदमी के सिर के पीछे वार करती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और रोते हुए उस जानवर पर लगातार वार करती रहती है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचल चुका था, लेकिन सदमे में होने के कारण सारा डर और नफरत में उसे मारती ही जाती है। स्वागत है हमारे सस्पेंस और थ्रिलर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हिट कोरियन ड्रामा की। कुछ ही दिन पहले की बात है। सारा एक बहुत ही आम और खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी। उसकी माँ सुन नहीं सकती थी, फिर भी सारा उसे बहुत प्यार से बोलना सिखाती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। भले ही उनके पास पैसे कम थे, लेकिन साथ होने से उनकी जिंदगी खुशहाल थी। घर का खर्च चलाने के लिए सारा ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा था और उसे सरकारी नौकरी पाने की पूरी उम्मीद थी। काम पर जाते वक्त सारा अपनी माँ की देखभाल का जिम्मा पड़ोसी को सौंप जाती थी। काम मिलने से उसकी माँ की जिंदगी भी थोड़ी बेहतर हो गई थी, पर दोनों को ये नहीं पता था कि ये चश्मे वाला आदमी असल में एक भेड़िया है। सारा पर हमला करने से बहुत पहले ही वो उसकी माँ के सामने भी अपनी घटिया सोच दिखा चुका था। वो कहता था, तुम्हारी बेटी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, वो अभी बालिग भी नहीं हुई है। उसकी पढ़ाई खत्म होने से पहले उसकी शादी मुझसे करवा दो, मैं हर रात उसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर सारा की माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उस आदमी की नीयत खराब थी। वो सारा के कैफे में पहुंच गया जहाँ वो काम करती थी और उसे बुरी नजरों से देखने लगा। उसी रात हवस में अंधे होकर उसने ये खौफनाक और शर्मनाक हरकत कर डाली। उस दरिंदे को मारने के बाद सारा खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देती है, लेकिन लाश की हालत देखकर पुलिस इसे गलती से हुई हत्या या सेल्फ डिफेंस मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से कहा कि अगर यही सब उनके साथ होता तो क्या वो भी ऐसे ही शांत रह पाते। पुलिस ने यह भी कहा कि क्योंकि वो आदमी मर चुका है, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि ये सब दोनों की मर्जी से हुआ था या नहीं। वकील ने भी कहा कि सच कहूँ तो सारा को अब सजा की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि उसकी माँ ठीक रहे। लेकिन वकील का मानना था कि अगर सारा जेल गई तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से सारा अब बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई रियायत नहीं मिल सकती थी। वकील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा मना कर देती है। फिर सारा आखिरकार अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी और इस छोटी सी उम्र में उस बच्ची को खुद मजबूत बनकर अपनी माँ को दिलासा देना पड़ रहा था। बोलते बोलते वो खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। माँ दर्द से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। ये नजारा देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन सारा ने मीडिया या लोगों से मदद मांगने से साफ मना कर दिया था, जिस वजह से जो फैसला आया वो बहुत निराशाजनक था। जज ने कहा कि शारीरिक शोषण के दावों को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं है। इसके अलावा ये कोई बचाव नहीं बल्कि एक सीधा हमला था। कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की धड़कनें तेज थी और वो जज के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सारा की माँ ने फैसला सुना, वो पागलों की तरह भागकर जज के सामने घुटनों पर बैठ गई। वो जज के आगे गिड़गिड़ाने लगी। वो इतनी बदहवास थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस किसी तरह अपनी बेटी को पुलिस के साथ जाने से रोकना चाहती थी। दोनों गले लगकर बुरी तरह रोने लगी, लेकिन कानून के आगे भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। आखिर में सारा को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले तक जिसका भविष्य इतना रोशन था, आज वो एक कैदी बन चुकी थी। सारा की जिंदगी जैसे एक ही पल में नर्क बन गई। उसने जेल के नीले कपड़े पहन लिए और अब से बस एक कैदी नंबर ही उसकी पहचान थी। उसे लगा था कि 5 साल की सजा सबसे बुरा सपना है, पर उसे नहीं पता था कि असली बुरा सपना तो अभी शुरू होने वाला है। वो डरते डरते अपने सेल में दाखिल हुई। वहाँ 5 और कैदी थे। सारा ने अंदर आते ही गलती से सिंडी को टक्कर मार दी, जिस पर उसने सारा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने बिना किसी रहम के सारा पर लातों की बरसात कर दी। बाकी कैदियों ने जल्दी से उस पागल औरत को सारा से दूर किया और उसे जमीन पर दबाकर सारा को बताया, हे भगवान, ये तो किसी की जान ही ले लेगी, हे भगवान, इसे कोई रोको। तभी सारा का ध्यान अपने बहते हुए खून पर गया। मैगी ने अपनी उंगली पर थूक लगाकर सारा के होंठ पर लगाने की कोशिश की, लेकिन लिली ने उसका हाथ झटक दिया। रोजी ने एक ट्यूब फेंकी और मैगी से चिढ़ते हुए कहा, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स हैं। सारा का जेल में पहला दिन इन औरतों के शोर शराबे और ड्रामे के बीच ही गुजरा। आधी रात को वो कंबल में मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नरक जैसी जिंदगी कब खत्म होगी। अगले दिन सुबह मैगी ने देखा कि सारा उसके हाथ पर सिर रखकर सो रही है। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने मारिया से गुजारिश की, प्लीज उसे काम पर मत भेजिए। बेचारी रात भर ठीक से सो नहीं पाई है, पूरी रात सिसकती रही है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। जब सब उठ गए तो सिंडी ने सारा पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। सारा चुपचाप उसके कहे अनुसार फर्श साफ करने लगी। तभी मैगी ने उसे जेल का साबुन इस्तेमाल करते देखा और जानबूझकर उसे डराने लगी। पास ही खड़ी रोजी से ये सब देखा नहीं गया और उसने मैगी को चुप कराया।
थोड़ी और बकवास करने के बाद मैगी ने सारा को अपना अच्छे ब्रांड वाला शैम्पू और साबुन दे दिया। धीरे धीरे सारा को समझ आ गया कि ये सारी औरतें दिल की बहुत अच्छी है। मैगी ने सुबह सुबह नाश्ते के लिए सबके साथ सॉसेज बांटे। मारिया का बर्ताव भी सारा के साथ बहुत अच्छा था। दरअसल मारिया पहले एक टीचर हुआ करती थी। हालांकि उसने बदला लेने के लिए 5 लोगों को मारा था और अब फांसी की सजा काट रही थी, लेकिन उसकी बातों में हमेशा एक ठहराव और समझदारी होती थी। खाना खाते वक्त मैगी ने सारा से पूछा कि वो कहाँ काम करना चाहती है। तब उसे पता चला कि जेल में भी काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सुनते ही सारा में जान आ गई। क्या वहाँ सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? हाँ, ओह, वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, पर वो बहुत मुश्किल है। उन भारी चीजों को उठाने से हाथों में चोट लग जाती है और खून भी निकलता है। मैं करूंगी वो काम। बाकी औरतों ने सारा को सोचने के लिए कहा, क्योंकि वो अभी नई थी। पिंक दीदी ने सारा को सलाह दी कि वो हर काम आजमा कर देखे और फिर फैसला करे कि उसे क्या करना है। सारा ने चारों ओर देखा और धीरे से पिंक दीदी से पूछा। इस पर जेन दीदी ने दुनिया के नाइंसाफी होने पर तीखी बात कही। वो पिंक दीदी के आदर्श कैदी बनने से बहुत चिढ़ती थी। औरतों की इस थोड़ी देर की गपशप के बाद सबने आज का काम शुरू कर दिया। सारा सबके साथ उस रिपेयर शॉप में आई जहां अच्छी सैलरी मिलती थी और अपने नए दिन की शुरुआत की। उसने पिंक दीदी को सामान देने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे बीच में आने से मना कर दिया। वो घबराकर छोटे बालों वाली दीदी के पास गई। सारा को चुपचाप वहां से हटना पड़ा और वो खुद ही छोटे मोटे काम ढूंढने लगी। अपना काम खत्म करने के बाद सारा ने डरते हुए अपना हाथ उठाया और पूछा, ऐसी बात पूछने वाला कोई नया इंसान ही हो सकता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। गार्ड धीरे से सारा के पास आई और उसे बताया। पिंक दीदी से सारा को परेशान होते हुए नहीं देखा गया। वो आगे आई और जेल के नियम समझाए। बीच में टोके जाने से गार्ड बहुत चिढ़ गई और पिंक दीदी के पास जाकर धीरे से धमकी दी। रात को सारा जेल की जिंदगी से परेशान होकर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। शोर मचाने वाली वो औरतें फिर से आपस में लड़ने झगड़ने और मजाक करने लगी। जैसे कहा जाता है ना, एक औरत मतलब एक बत्तख। लेकिन इस कमरे का शोर ऐसा था मानो हजारों बत्तखें चिल्ला रही हों। सारा पहले से ही दुखी थी और उनकी बहस सुनकर और भी चिढ़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें चुप रहने को कहा। औरतों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सारा देर रात तक यूं ही कोने में बैठी रही। तब बड़ी दीदी प्यार से उसे समझाने आई। सारा के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बड़ी दीदी उसके पास बैठ गई और अपने जेल जाने की कहानी उसे सुनाने लगी। बड़ी दीदी को वो पुरानी बात याद आते ही उनके चेहरे पर बहुत पछतावा और दुख नजर आ रहा था। बड़ी दीदी ने परेशान सारा की तरफ देखा और उसे प्यार से समझाया। सारा ने बड़ी दीदी की बात मानकर कोशिश करने का फैसला किया। उसने तुरंत पेन उठाया और अपनी माँ को खत लिखकर अपना हाल बताया। अगले दिन सब उसे हैरानी और खुशी से देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत जोश के साथ पूरी मेहनत से फर्श साफ कर रही थी। उसमें इतना बड़ा बदलाव देखकर बाकी औरतें थोड़ी परेशान होकर आपस में बात करने लगी। फिर सारा ने रात को लिखा हुआ खत निकाला और बड़ी दीदी से पूछा कि इसे कैसे भेजना है। ये कहते हुए बड़ी दीदी ने अपनी टेबल के नीचे से कुछ लिफाफे और स्टैम्प निकालकर सारा को दिए। आज सारा लकड़ी की फैक्ट्री में काम सीखने गई। वो पूरा दिन बिना रुके बहुत मेहनत से काम करती रही। धीरे धीरे सारा को जेल की जिंदगी की आदत हो गई और वो अपने रूममेट्स के साथ भी घुल मिल गई। उस रात जब सारा फर्श साफ कर रही थी तो उसकी नजर पिंक दीदी की किताबों पर पड़ी। जेल आने से पहले वो सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। पहली बार एग्जाम में कोरियाई इतिहास में कम नंबर आने से वो पास नहीं हो पाई थी, इसलिए सारा दूसरी बार इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहती थी और इत्तेफाक से पिंक दीदी के पास उसी विषय की किताबें थी। सारा को उन किताबों में इतना खोया हुआ देखकर उन्होंने उसे वो किताबें पढ़ने की परमिशन दे दी। एक दिन सारा की माँ उसका सबसे पसंदीदा पिज्जा लेकर उससे मिलने आई, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद सारा की माँ घबराकर वॉशरूम में गई और शीशे के सामने खड़ी होकर बार बार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने लगी। बोलते बोलते वो अपने आंसू भी पोंछ रही थी। उसने खुद को संभाला ताकि जब वो अपनी बेटी से मिले तो वो बिल्कुल ठीक दिखे। सारा के जेल जाने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। अपनी बेटी को देखते ही उसकी माँ खुद को रोक नहीं पाई। वो कांपने लगी और चेहरा छुपाकर रोने लगी। सारा ने हमेशा की तरह समझदारी दिखाते हुए अपनी माँ को शांत किया और कहा, माँ आपको यहाँ आने में बहुत तकलीफ हुई होगी ना माँ, अपना ख्याल रखना। सारा अपनी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते देख बहुत खुश हुई। उसने अपनी आदत के अनुसार अपनी माँ के साथ इंग्लिश में बात की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है। ये बात सुनते ही सारा भी अपनी उदासी को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सारा की माँ ने कांच पर हाथ रखकर अपनी बेटी को चुप कराया। सारा का मन कर रहा था कि वो भागकर अपनी प्यारी और मेहनती माँ को गले लगा ले। मिलने का वक्त हमेशा छोटा लगता है और जल्दी ही मुलाकात का समय खत्म हो गया। सारा की माँ भारी कदमों से वापस गई और बार बार मुड़कर अपनी बेटी को देख रही थी। सारा जब अपने सेल में वापस आई तो उसे तेज बुखार हो गया और वो बीमार पड़ गई। गार्ड उसे तुरंत मेडिकल रूम ले गई। शुरू में उसे लगा कि ये सिर्फ एक मामूली बुखार है। उसने उठकर समझदारी दिखाते हुए कहा कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन गार्ड ने उसकी ओर परेशानी से देखा और उसे एक ऐसी बुरी खबर दी जिससे उस पर आसमान टूट पड़ा। ये सुनकर सारा एकदम सन्न रह गई। वो काफी देर तक सुन्न खड़ी रही। वो इस कड़वे सच को बिल्कुल भी मान नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि जेल से छूटने के बाद वो अपनी माँ के साथ फिर से एक अच्छी जिंदगी बिताएगी, लेकिन इस अचानक आए बच्चे ने उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। सारा रोते हुए पागलों की तरह भागने लगी। वो अभी अभी इस जिंदगी की आदी हुई थी तो भगवान उसके पीछे क्यों पड़ा था। सारा ने मायूसी में जेल के बड़े दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। सारा के इस तरह बेकाबू होने की वजह से
गार्ड ने उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उस घुटन भरी अंधेरी जगह में वो अकेली फूट फूट कर रो रही थी। उसने पूरे एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया। उसके रूममेट्स ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। सारा की उम्र में तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर धूप में एक बेफिक्र जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय पहले उसके साथ गलत काम हुआ, फिर मर्डर का इल्जाम लगा और अब अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सारे बुरे शब्द और घटनाएं उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई बन गए थे। इसके अलावा उस वक्त कोरिया के कानून के हिसाब से जब तक सारा ये साबित न कर दे कि उसका रेप हुआ है, वो अबॉर्शन नहीं करा सकती थी। इसका मतलब था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसे जेल में ही उस बच्चे को जन्म देना होगा। कुछ दिनों बाद बड़ी दीदी उस अंधेरी कोठरी में सारा से मिलने गई। वो लड़की पीले पड़े चेहरे के साथ जमीन पर लेटी हुई थी। ये देखकर बड़ी दीदी को बहुत दया आई। उन्होंने बहुत प्यार से सारा को उठाया और हिम्मत दी। सारा खुद से कहने लगी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे हिम्मत रखनी होगी। सारा के वापस सेल में आते ही बाकी सारी औरतें जोर शोर से उसके लिए काम में लग गई। सभी उसे अपने बच्चे का ध्यान रखने को कह रहे थे, लेकिन बस छोटे बालों वाली दीदी गुस्से से उसे जोर जोर से डांट रही थी। जेन दीदी ने तुरंत छोटे बालों वाली दीदी को पीछे खींचा। दरअसल वो एक अनाथ थी और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी बच्चे को जन्म देकर उसे अनाथ छोड़ दिया जाए। वे दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। इधर बड़ी दीदी ने प्यार से सारा को एक मेन्यू कार्ड दिया और बोली कि उसका जो भी खाने का मन हो वो ऑर्डर कर ले, क्योंकि इंसान खाना खाकर ही जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रिया की माँ को अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने घबराकर अपने फोन पर टाइप करके जेलर से पूछा कि क्या रिया के साथ कुछ हुआ है। जेलर को पता था कि वो सुन नहीं सकती, इसलिए उसने एक कागज पर लिखकर उन्हें दिखाया। ये देखकर रिया की माँ और भी ज्यादा घबरा गई, लेकिन कोई भी उन्हें वजह नहीं बता पा रहा था। इसके बाद से हर मुलाकात के दिन रिया की माँ बिना हार माने वक्त पर वहाँ आ जाती थी, लेकिन रिया ने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया था। एक दिन जेल की दूसरी गैंग की औरतों को रिया खटकने लगी थी और वो जानबूझकर पंगा लेने आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये खतरनाक औरतें रिया को अपने साथ घसीट ले जाएंगी। तभी बड़ी दीदी गुस्से में वहाँ आ गई। उन्होंने एक पेंसिल कस के उस औरत की गर्दन पर लगा दी। हालांकि सभी दीदियों ने रिया को बचा लिया, लेकिन रिया अभी भी इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शॉर्ट हेयर वाली दीदी मुंह पहुंच रही थी, तभी उसे पास से ही कुछ अजीब सी आवाज आई। उसने जाकर देखा तो रिया ने कांच तोड़ लिया था और सुसाइड करने वाली थी। ये देखकर शॉर्ट हेयर वाली दीदी को गुस्सा आ गया और उसने एक टायर उठाकर वहां दे मारा। शॉर्ट हेयर वाली दीदी को उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था, जिसका उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो रिया की परवाह तो करती थी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा रफ था। रिया को इस बच्चे के खिलाफ देखकर बाकी दीदियों ने उसे समझाया कि वो मीडिया या किसी एनजीओ से मदद मांगे, लेकिन रिया की सोच अभी भी वही थी। वो मरना पसंद करेगी, लेकिन लोगों के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी। हालांकि बड़ी दीदी की सोच अलग थी, फिर भी रिया अपनी माँ को कोई भी दुख नहीं देना चाहती थी। पिंक दीदी रिया के इस फैसले को अच्छे से समझ सकती थी। बाकी सब ने भी कहा कि वो रिया की परेशानी समझते हैं। अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि अगली सुनवाई में कोर्ट ये मान ले कि रिया के साथ गलत हुआ था, ताकि उसका लीगल एबॉर्शन हो सके। रिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब उसका गैराज जैसी खतरनाक जगह पर काम करना ठीक नहीं था, इसलिए जेलर ने खास तौर पर उसे एक सेफ डिपार्टमेंट में काम पर लगा दिया। लेडी पुलिस ने प्यार से रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। रिया को भी अब धीरे धीरे जिंदगी से दोबारा उम्मीद होने लगी थी। उसने रात में अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखें। रिया भी अब रोज मन लगाकर काम करती और अच्छे से रहती थी। जेल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा इंद्रधनुष निकल आया था। ऐसा लग रहा था मानो रिया की जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वो दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगी। एम्बुलेंस से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रिया को बताया कि हालांकि उसकी प्रेगनेंसी को कुछ महीने हो गए हैं और बच्चा बन चुका है, लेकिन उसका पेट ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि बच्चे का वजन काफी कम है। हालांकि बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने खास तौर पर बच्चे की धड़कन सबको सुनाई। रिया अपने बच्चे की वो तेज धड़कने सुनकर अंदर ही अंदर बहुत अजीब महसूस करने लगी। ये पहली बार था जब उसे सच में एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक नई जान पल रही है। उस रात रिया के सपने में भी बस बच्चे की धड़कन गूंज रही थी। वो पसीने से भीग गई और उसका शरीर कांपने लगा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर फिर से कंफ्यूजन में थी। अगले दिन जेलर ने थोड़ी झिझक के साथ शॉर्ट हेयर वाली दीदी को बुलाया। उसने उसे बताया कि उसके पिता की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त मौत हो गई है और वो अपने पीछे कुछ पैसों की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। अब वो पैसे शॉर्ट हेयर वाली दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने हैं। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आई। उसने साफ साफ उन पैसों को लेने से मना कर दिया, लेकिन इकलौती वारिस होने के नाते वो पैसे उसे हर हाल में लेने ही पड़ेंगे। वो ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल थी और उसने पूछ ही लिया। सारी बात सुनकर उसे अंदर से बहुत दुख हुआ। हालांकि उसके दिल में हमेशा से अपने माँ बाप के लिए नफरत थी, लेकिन पिता की मौत की खबर ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वो अकेले एक कोने में छुपकर रो रही थी। तभी रिया चुपचाप उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसे तसल्ली देने लगी। देखते ही देखते रिया के केस की अगली सुनवाई का दिन आ गया। सरकारी वकील अभी भी यही कह रहे थे कि रिया ने मर्डर किया है और इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना जा सकता। भले ही उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन ये खून करने की कोई वजह नहीं है। इसके बाद रिया के बयान देने की बारी आई। रिया बिल्कुल शांत लग रही थी और वो अपनी सफाई में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई थी। मैं आपकी हर सजा मानूंगी। अगर जज साहब मुझे 5 साल जेल में रहने को कहेंगे तो मैं 10 साल रह लूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी और फिर घर जाकर अपनी माँ के साथ रहूंगी, बिल्कुल एक सपने की तरह, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।
रिया की आवाज भारी हो गई थी और वो रोने वाली थी। उसकी हर एक बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों का दिल पसीज गया। रिया के इस इमोशनल बयान के बाद ज्यूरी ने आपस में बात करके अपना फाइनल फैसला जज साहब को दे दिया। फैसला सुनाए जाते वक्त सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि उस आदमी का बर्ताव जबरदस्ती वाला और हिंसक था। मैं उस लड़की की हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन ऊपर के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए ये साफ है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। ये सुनकर वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने चैन की सांस ली। ज्यूरी के बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। अपनी आंखें बंद किए रिया की आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। कड़ाके की सर्दियां बीत चुकी थी और अब उम्मीदों भरी बसंत का मौसम आ गया था। 6 दीदियां एक साथ ग्राउंड में टहलने आई। वो सब रिया के बड़े से पेट के आसपास खड़ी होकर खुशी से बात करने लगी और इस अच्छे वक्त को एंजॉय करने लगी। ब्यूटी से रहा नहीं गया और वो बोली कि अगर उसका जुर्म 1 महीने बाद पकड़ा जाता तो उसे जेल में इस तरह से सजा नहीं काटनी पड़ती। इस पर सबने उसका मजाक उड़ाया। बातों बातों में जब सारी दीदियां आपस में बात कर रही थी, तब बड़ी दीदी ने बहुत ही प्यार से रिया से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। रिया ने थोड़ा सोचा और कहा कि वो अपने फेवरेट कॉस्मोस फूल देखना चाहती है। अब जेल में भला कॉस्मोस के फूल कहाँ से आते? बाकी दीदियां भी ये सुनकर चुप हो गई। लेकिन अगली सुबह जैसे ही रिया ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, पूरी दीवार पर बने कॉस्मोस के फूल देखकर वो हैरान रह गई। रिया ने प्यार से एक एक फूल को छुआ। वो इसमें उन सभी दीदियों का प्यार महसूस कर सकती थी। आखिर ये सब उन लोगों ने ही तो रात भर जागकर बनाया था। बड़ी दीदी पूछने लगी कि आखिर रिया को ये फूल इतने पसंद क्यों है। रिया ने बहुत ही प्यार से इसकी वजह बताई। रात के वक्त पिंक दीदी ने किताबों को सेट करने के बहाने रिया को कुछ किताबें दी। रिया के हाथ में जब कोरियाई इतिहास की किताब आई तो वो हैरान रह गई। असल में पिंक दीदी को पता था कि वो ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहती थी। इन किताबों को देखकर रिया का पढ़ने का और भी ज्यादा मन करने लगा। सब लोग एक साथ बड़ी दीदी की तरफ देखने लगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी हैरानी थी। हालांकि बड़ी दीदी ने तुरंत जेलर से बात की और इस बारे में पूछताछ की। अगले दिन जब रिया क्लिनिक गई तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसे ज्यादा दवाइयां नहीं खानी चाहिए, लेकिन रिया ने कहा कि उसे आजकल बहुत सिरदर्द रहता है और नींद नहीं आती। वो बार बार दवा लेने आ रही थी, इसलिए डॉक्टर को लगा कि कहीं वो दवाइयां जमा तो नहीं कर रही। लेकिन रिया बार बार कहती रही कि वो सच में बीमार है, इसलिए डॉक्टर ने उसे फिर से दवा दे दी। क्लिनिक से बाहर आने के बाद रिया की मुलाकात जेलर से हुई। उसने रिया को अपने केबिन में बुलाया और चुपके से उसे एक मिठाई का डिब्बा दिया। मैंने छुपकर एक डिब्बा रख लिया था, तुम भी इसे छुपकर खा लेना, ये तुम्हारे लिए हेल्दी रहेगा। मैं हर बात के लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हमारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की है, शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, एक बड़े होने के नाते, ताकि वो हिम्मत बनाए रख सके। जेल के बाहर के सभी लोग इस बेचारी छोटी बच्ची के लिए दुखी थे, लेकिन हमारी बहादुर और समझदार सारा ने शायद पहले से ही सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया था। आधी रात को उसने चुपके से दवाइयां छुपानी शुरू कर दी। अगले दिन मैरी ने सबको बच्चे के लिए बनाए गए कपड़े दिखाए, लेकिन सबने उसे देखकर मुंह बना लिया क्योंकि वो कैदियों के कपड़ों से बने थे। बच्चे के लिए काफी कपड़े और डायपर जमा करने के लिए सभी लड़कियां रोज कपड़े के टुकड़े ढूंढने में लगी रहती थी। जैसे ही सारा सो जाती, वो सब उठकर सिलाई करने लगती और सारा के जागते ही वो सब गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगती। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चे के कपड़े बनाने के लिए रोज की पैंट का कपड़ा भी इस्तेमाल कर लिया। एक दिन जब सभी लड़कियां हंसी मजाक कर रही थी, तभी सारा के पेट में तेज दर्द हुआ। शुक्र है वो सिर्फ पेट की ऐंठन थी। जब सारा क्लिनिक गई तो बाकी सबने मिलकर बच्चे का नाम सोचने का फैसला किया। उन्हें लगा कि भले ही सारा अभी इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो लोग पहले से ही सब कुछ तैयार रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसे कोई परेशानी न हो। तभी जेसिका के दिमाग में एक बहुत ही प्यारा नाम आया। रोज को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये लड़के और लड़की दोनों के लिए सही था। यहाँ तक कि जेन ने भी कहा कि ये नाम सुनने में बहुत अच्छा है और इसका मतलब भी बहुत प्यारा है। इसके बाद हर दिन सब लोग एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे। काम करते वक्त सारा को जेल की गार्ड से छोटे छोटे सरप्राइज मिलने लगे। खाली समय में वो पेंटिंग करके अपना समय बिताती थी और क्लोई छुप छुप कर बच्चे के लिए खिलौने बनाती थी। मैरी और जेसिका भी काम के वक्त बच्चे के लिए मोजे बुनने लगती थी। यहाँ तक कि हमेशा सख्त दिखने वाली गार्ड भी चुपके से उन्हें सुई धागा दे जाती थी। जेल का हर एक इंसान अपने अपने तरीके से सारा का ख्याल रख रहा था, लेकिन ये खुशी के पल बहुत कम समय के लिए थे। सारा के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। डिलीवरी का समय नजदीक आने पर उसे इतना तेज दर्द हुआ कि उसे पसीने छूटने लगे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वो अकेली दर्द से तड़प रही थी। उसने किसी तरह अपनी छुपाई हुई दवाइयां निकाली और उन्हें एक साथ खा लिया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अपनी चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाल दी। ये सब करने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी और अकेले ही उस भयानक दर्द को सहती रही। जब बाकी लड़कियां वापस आईं और सारा को जमीन पर बेहोश देखा तो वो सब बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत गार्ड को बुलाया और सारा को डिलीवरी रूम ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारा को होश नहीं आया। माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में थी। दूसरी तरफ चिट्ठियां भेजने वाले ऑफिसर ने हैरानी से देखा कि सारा की सारी चिट्ठियां उसी के जेल के कमरे के पते पर थी। दरअसल वो सारा की तरफ से उन लड़कियों के लिए एक आखिरी खत था। उसने लिखा था, टीचर, आपको भी बहुत तकलीफ हुई होगी ना। आपने अपने दर्द को भुलाकर मेरा ख्याल रखा और मुझे प्यार दिया। मुझे पता है कि आप मेरे लिए दुआ करती है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा। एना दीदी, मैं भी आपकी तरह बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती थी और कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी
मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। जब आपने मुझे वो इतिहास की किताब दी थी तो मेरे अंदर फिर से कुछ नया सीखने और कुछ करने की चाहत जाग उठी थी। उस दिन मेरे मन में यही सब चल रहा था। मैंने कभी आपसे अपनी पसंद नहीं बताई, फिर भी आप सब समझ जाती थी और हमेशा मेरी मदद करती थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोज वो खत पढ़ते हुए रोने लगी। इस शांत रहने वाली छोटी बच्ची ने अपने दिल में कितना कुछ छुपा रखा था। उसने मैरी के खत में लिखा था कि वो बहुत प्यार करने वाली इंसान है, और ब्यूटी के खत में उसने उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी और उसे यकीन दिलाया था कि उसे उसका सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। ये पढ़कर ब्यूटी हंसने और रोने लगी। सारा ने क्लोई के लिए जो खत छोड़ा था वो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला था। उसने लिखा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और अनाथ होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके माता पिता ने आपको छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने आपको दुनिया से बचाने के लिए ऐसा किया था। ये पढ़कर क्लोई फूट फूट कर रोने लगी और कांपने लगी। बाहर से सख्त दिखने वाली क्लोई अंदर से बहुत ही नरम दिल इंसान थी। डिलीवरी रूम में सारा ने थककर अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू उसके चेहरे पर बह निकला। शायद उसे कुछ छूटने का दुख था या फिर इस दर्द से छुटकारा मिल गया था। उधर सारा की माँ बहुत घबराई हुई अस्पताल आ रही थी। गाड़ी से उतरते ही वो गिर पड़ी, लेकिन उसने अपने गिरे हुए जूते की भी परवाह नहीं की और तेजी से कमरे की तरफ भागी। सारा को देखकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो किसी तरह रेंगते हुए अपनी बेटी के पास पहुंची। वो घबराहट में अपनी बेटी का चेहरा सहलाने लगी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस रो रही थी। बाद में सारा की माँ नंगे पैर लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रही थी। वो सारा का पसंदीदा पिज्जा खरीदने गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो सारा ने कोई हलचल नहीं की। उसकी माँ ने जो पिज्जा लिया था वो देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब कभी वो पिज्जा नहीं खा पाएगी। उसके हाथ से पिज्जा जमीन पर गिर गया और वो अपनी बेहोश बेटी के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि इस पूरी जिंदगी में सारा को समय से पहले बड़ा होना पड़ा और इस कम उम्र में उसे इतने दर्द सहने पड़े। अगर सच में कोई अगला जन्म होता है तो मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया इस बच्ची के लिए अच्छी हो। अगले दिन कमरे में खिली हुई धूप सारा पर पड़ रही थी और वो गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसकी उंगलियां हिली। क्या ये उसके होश में आने का इशारा था? तभी सीन बदलता है और सारा के पसंदीदा फूल पूरी घाटी में खिले हुए दिखते हैं। वहाँ हर तरफ खुशी और उम्मीद थी। बॉनी नाम की एक बच्ची फूलों के बीच घूम रही थी और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। दूसरी तरफ सारा के बनाए हुए फूलों की पेंटिंग एक फूलदान के पास रखी थी। उसकी माँ कमरे में शांति से कपड़े प्रेस कर रही थी और पास ही में सरकारी नौकरी का पास सर्टिफिकेट रखा हुआ था। वो मुस्कुराकर उस सर्टिफिकेट को देख रही थी। तभी उसे माँ बुलाती हुई एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। उसकी माँ ने खुशी से पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। डेविड मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। इस कहानी को देखने के बाद मैं बहुत देर तक शांत रह गया और मेरा दिल भारी हो गया। सारा की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी मासूम बच्ची की जिसे किस्मत ने बुरी तरह तोड़ दिया और उसे इतने बड़े बोझ के तले दबा दिया। उसे तो इस उम्र में स्कूल जाना था, अपनी पढ़ाई करनी थी और अपनी माँ के साथ एक सादी लेकिन खुशहाल जिंदगी जीनी थी। लेकिन एक अचानक हुए भयानक हादसे और अपनी जान बचाने के लिए किए गए हमले ने उसे एक सपनों से भरी लड़की से ऐसा कातिल बना दिया जिसके बारे में सब बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उसने बहुत क्रूरता की, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उस सुनसान जगह पर जब उसे अपनी अकेली माँ की जान को खतरे में देखा होगा तो वो कितनी डर गई होगी। कुछ लोगों ने कहा कि उसे मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ऐसे हादसे के बाद दुनिया की वो दया और तरस से भरी नजरें उसे बचाने के बजाय एक और दर्द देती है। यही आज के समाज का सबसे कड़वा सच है। आज भी सारा जैसी कई लड़कियां हैं जो किसी भी बुरे हादसे के बाद मदद मांगने के बजाय उसे छुपाना बेहतर समझती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन पर उंगली उठाएंगे और उनके परिवार को बेइज्जत होना पड़ेगा। जैसा कि सारा ने कहा था कि वो जेल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उसे तरस की नजरों से देखे। मुझे हमेशा से लगता है कि इस दुनिया में सबसे क्रूर चीज अपराधी का जुर्म नहीं है, बल्कि पीड़ित पर समाज के ताने हैं। हम हमेशा लड़कियों को ही सिखाते हैं कि वो अपना ख्याल रखें, लेकिन लड़कों को ये नहीं सिखाते कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। हम हमेशा इसी बात पर सवाल उठाते हैं कि उस लड़की ने बचाव क्यों नहीं किया, लेकिन हम उस अपराधी से कभी नहीं पूछते कि उसने ये जुर्म किया ही क्यों। हम हमेशा पीड़ित से ही अच्छाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपराधी के जुर्म को अनदेखा कर देते हैं। फिल्म के इस अंत ने हमें एक छोटी सी उम्मीद दी है। घाटी में खिले हुए वो प्यारे से फूल, मेज पर रखा वो सर्टिफिकेट और उस बच्ची की वो प्यारी सी आवाज, ये सब हमें बता रहे हैं कि सारा ने हार नहीं मानी। उस अंधेरे समय में मिले उस प्यार और सहारे ने आखिरकार उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी लड़की को समय से पहले बड़ा न होना पड़े और अंधेरे में अकेले न तड़पना पड़े। मेरी दुआ है कि ये दुनिया थोड़ी और समझदार बने और तानों से दूर हो, हर दर्द को समझा जाए और हर किसी को सही इंसाफ मिले जिसकी वो हकदार है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हम सब ये समझें कि किसी बुरे हादसे का शिकार होना पीड़ित की गलती नहीं होती। गलती उसकी होती है जो जुर्म करता है या जो तमाशा देखता है, और उनकी जो बेवजह इल्जाम लगाते हैं। मेरी यही दुआ है कि इस दुनिया की हर लड़की को प्यार और इज्जत मिले और वो बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सके। उसे डरना या कोई नाटक न करना पड़े। मैं हूँ आपका दोस्त डेविड। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।